बेटा अब आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स के हवाले से। ग्रुप ट्रेंड्स हमें पढ़ने। अच्छा पहले तो ये जरा पीरियोडिक टेबल मैंने शायद आप लोगों को पहले भी दिखाया था, ये अपने सामने एक नजर दोहरा लीजिए दोबारा से। थोड़ा सा बताते चलूं, ये वाला जो हिस्सा है बोरॉन से लेकर इस तरफ का ये वाला हिस्सा फैमिली ए है, और ये दो जो रोज है कॉलम्स है, ये वाला फैमिली ए है। बाकी जो सेंटर पोर्शन है ये फैमिली बी है। ठीक है। अच्छा, अक्सर व बेशतर हमारे पास पेपर में इस तरीके से सवाल आ जाता है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बल्कि पहली जो हमारी क्लास थी उस पहली क्लास में मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे थे, और मैंने आपसे कहा था कि आप इनके जवाबात दे दीजिए। ठीक है। तो अब इसमें से जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, जितने जितने भी इसमें से क्वेश्चंस हमने आपको मतलब अभी दिए थे इसमें, वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस बेस कर रहे थे ग्रुप ट्रेंड्स पर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इससे ही सवालात बनने के इम्कानात हैं। चैप्टर 1 से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ग्रुप ट्रेंड से ही बनेंगे डेफिनेटली। जो अभी तक आपको चीजें पढ़ाई गई डब्राइनर मेंडलीफ, ये बस एक क्लास का टेम्पो बनाना था, उससे रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कि कोई एक क्वेश्चन भी बनना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा बेटा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स में। ग्रुप ट्रेंड्स बल्कि डायरेक्ट ग्रुप ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रॉपर टॉपिक की हेडिंग से। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एटम का जो साइज होता है, क्योंकि एटम एक सर्कुलर बॉडी है, तो सर्कुलर बॉडी का हमेशा एक पर्टिकुलर रेडियस होता है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रेडियस। ओके। तो मुझे असल में जो जानना है आप लोगों से वो ये जानना है कि किधर कौन किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा होगा। ये रहा पीरियोडिक टेबल आपके सामने। तो कोई नॉलेज है आपके पास तो जरा शेयर कीजिए। सर जैसे डाउन जैसे द ग्रुप एलिमेंट्स जो के होगा वो एटॉमिक। बढ़ेगा। सर हीलियम से फ्रेंशियम तक एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। हीलियम से फ्रेंशियम। हाइड्रोजन से मतलब हाइड्रोजन से मतलब लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। और और लिथियम से लेकर नियॉन तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। अच्छा, इसका यही जवाब था। जी सर। अच्छा, अब मुझे कोई ये बताएगा कि क्यों। सर ड्यू क्योंकि टू नंबर नंबर ऑफ ऑफ शेल्स ऑर्बिट, रहता है। ड्यू टू इंक्रीज इन इंक्रीज नंबर इन ऑफ नंबर शेल्स। ऑफ ऑर्बिट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। इंक्रीज होगा। ओके, और डिक्रीज क्यों हो रहा है फिर। क्योंकि सर जो इलेक्ट्रॉन्स सर की संख्या इलेक्ट्रॉन चार ज्यादा है है इस इसलिए। हम्म, वेरी गुड। एटॉमिक साइज, बुशरा पीछे से बेटा आवाज आ रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और रीजन आप लोगों ने मुझे बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ वन शेल। एक शेल के बढ़ने से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। वेरी गुड। अच्छा, एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड, यानी कि हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल का नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, बट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, सॉरी। ठीक है। देखो होता कुछ इस तरीके से है, जैसे लिथियम है। अब लिथियम में यहाँ ये जो पीरियड, ये तो पीरियड नंबर 2 है ना लिथियम से लेके नियॉन तक, तो इसमें जितने भी आइटम्स होंगे सब में शेल दो ही होंगे। ठीक है ना।
तो अब अगर मिसाल के तौर पे ये लिथियम का एटम है जिसमें 2 शेल्स हैं, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं और आखिरी शेल पर 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे हम लिथियम से आगे बढ़े बेरिलियम पर आए, तो वैसे ही न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, और 4 प्रोटॉन्स होने की वजह से जो शेल की तरफ अट्रैक्शन थी वो भी बढ़ गई। ये ऐसे ही है कि देखो, 2 मैग्नेट्स अगर सेम साइज के मैं एक दूसरे के बहुत करीब रखूं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, काफी होगी। अच्छा, सेम साइज के ही मैग्नेट्स को मैं एक दूसरे से बहुत दूर रख दूं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी कमजोर हो जाएगी। अच्छा, इतने डिस्टेंस पर अगर मैं बड़े साइज के मैग्नेट्स रखूंगा तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो ये ऐसे ही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है, ये प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है। इस तादाद के बढ़ने की वजह से इस तादाद के बढ़ने की वजह से ये जो अट्रैक्शन है ये बढ़ती रहती है। क्लियर है? और ये जो शेल्स हैं ये थोड़ा थोड़ा खिसक के करीब करीब से करीब तक आ जाते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं मजीद। अच्छा जी, एटॉमिक रेडियस के बाद अगला जो हमारे पास ग्रुप ट्रेंड होना चाहिए वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मैं चाहूंगा कि मैं नाम लूं और वो स्टूडेंट मुझे बता दे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। फायजा, फायजा यस सर। बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आपको मेरे पीछे से बहुत ज्यादा शोर आएगा। अब अल्लाह मालिक है, बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे, जब नहीं होगा मैं तो। आपको चैट में बता दूं। हाँ, बताओ। सर मुझे एटॉमिक रेडियस दोबारा बता दें। एटॉमिक रेडियस एटम का रेडियस है। सिंपल सी बात है, देखो किसी भी सर्कल में सेंटर से लेकर एज तक का जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियस। ऐसे ही है ना, सेंटर से लेकर एज तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। अब एटम भी जी सर्कुलर सर। बॉडी होती है, तो उसके भी न्यूक्लियस से लेकर शेल तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। बाद में हमने इसके ट्रेंड की बात की है कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ना, वैसे वैसे शेल की तादाद बढ़ती चली जाती है। इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे एटम की शेल बढ़ेंगे तो उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात इसकी की एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है लॉन्ग द पीरियड, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो शेल तो सेम है। जैसे यहाँ देखो, पीरियड नंबर 2 में लिथियम से लेकर नियॉन तक सब में शेल 2 ही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं एटम में। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी बेटा, तो फिर ऑब्वियसली ऑब्वियसली एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे। जी सर ठीक है। ओके, चले, एक रिप्लाई आया वाइजा का। अच्छा, अब वाइजा ने तो पब्लिकली बताया नहीं, तो मैं चाहूंगा तस्लीम आप बताइए बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तस्लीम, सर याद नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब वर्दा अथर, बेटा आप बताइए। Energy which is required to remove the valence electron ठीक, from an atom. वेरी गुड वाइजा, आपका जवाब भी सही था। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to
remove a electron from its gaseous isolated state। ठीक है, डेफिनेशन तो आप लोगों ने बता दी मुझे। अच्छा, अब मैं इसके ग्रुप ट्रेंड की बात करूंगा, तो ग्रुप ट्रेंड मैं चाहूंगा कि ग्रुप ट्रेंड भी कोई बता दे। अरीबा, दानिश, बेटा इसका ग्रुप ट्रेंड बता सकती है? मतलब पीरियोडिक टेबल में किस किस तरफ हमारी मूवमेंट होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, किस तरफ मूवमेंट होगी तो डिक्रीज करेगी। अरीबा, दानिश, बॉडी में नहीं आई थी। तो आपको सवाल था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने कहा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ेगा। तो आपने कहा कि सर उस वक्त तो बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से ताल्लुक इलेक्ट्रॉन के एटम में से निकलने या नहीं निकलने का। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बढ़ जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो एटम में से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। ठीक है, जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल मुश्किल से रहा है तो दूसरे में जाएगा भी मुश्किल से, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड फॉर्मेशन मुश्किल हो गई। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, और जिस एटम में से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी बड़ी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े हमें और एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए, तो ऑब्वियसली उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्विक होगा एज कम्पेयर टू दैट वन। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन की जो बात है वो न्यूक्लियर चार्ज पर नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज की डिपेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन को एटम में रोक कर रखना या नहीं रोक कर रखना, इससे ताल्लुक है। क्लियर? जी सर। सही। और कोई सवाल बेटा किसी का? नो सर। चलिए, तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बाद हम अगली टेंडेंसी की तरफ चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम ई ए भी कहते हैं। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करे। मैं नाम ले लेता हूँ, एमन आफाक। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? एमन आफाक, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? अरीबा, नुसरत, बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। सर इलेक्ट्रॉन को मतलब अट्रैक्ट करने की सलाहियत, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सही। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, किसी और को ट्राई करते हैं। हम्म, मलिहा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मलिहा, आवाज आ रही है? लाइबा, लाइबा, हाँ वेरी गुड।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होगा? एनर्जी रिलीज व्हेन An electron. an atom gains electron। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो गेन करने के लिए वो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है बेटा, तो सॉरी, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर जो है वो एटम में से उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, सवाल पहला तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन आ जाती है कि सर इलेक्ट्रॉन अगर चले वो आपने कहा कि वो गेन करता है, सारी बात समझ में आती है सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन के गेन होते वक्त एटम क्यों एनर्जी रिलीज करता है? व्हाई इट डू सो? तो इसकी वजह ये है कि देखो, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक साथ, कह रहे हो बेटा? कह रहा हूँ सेल का एनर्जी लेवल चेंज करना पड़ता है। हाँ, वो तो करना पड़ता है, लेकिन सवाल ये कि क्यों, मतलब इस ये होता क्यों है? वजह वजह तो हमें ये देखनी है ना कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो इसका मेरे पास, मैं इसका जवाब आप लोगों को देता चलूं। देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक दूसरे के साथ को रिलेट करके रखो हमेशा, ठीक है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि एनर्जी जो एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, सही है? अच्छा, जब एनर्जी हम किसी एटम को देते हैं तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है? अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि सर जब किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो हाई एनर्जी लेवल पर निकलेगा, इसका तो ये मतलब हुआ, ठीक है? जब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है? तो ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली एटम जो है वो हाई एनर्जी स्टेट पर, हाई एनर्जी वैल्यू पर बाहर निकलेगा, ठीक है ना? सही है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन स्पेस में आता है, इट रिलीजेस इट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। अच्छा, ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है बाहर आकर एटम से कि अगले एटम में जाने के लिए, अब इस एटम की एनर्जी है फॉर एग्जांपल 400, या एटम में से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला था तो मान लो ये 500 एनर्जी पे बाहर निकल गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी एनर्जी रिलीज की और ये 400 एनर्जी इसने रिलीज कर दी। अब इस एटम की एनर्जी कितनी हो चुकी है? 100 हो चुकी है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर जाना है तो इसको दो सूरतें हो सकती है। या तो ये इलेक्ट्रॉन 100 से वापस अपनी एनर्जी 400 कर ले, या फिर ये 400 से वापस अपनी एनर्जी 100 कर जाए। तो एटम एनर्जी गेन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन सिर्फ तभी कर सकता है जब वो एटम में हो, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन नहीं कर सकता। तो अब दूसरी एक ही कंडीशन बचती है क्या, कि ये जो एटम है ये अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करे, और कितनी रिलीज करे भाई? इसके बराबर लाने के लिए। इसकी एनर्जी 100 है तो इसको भी अपने अंदर से 300 की एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, ताकि ये 100, ताकि ये इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में दाखिल हो जाए। अब क्या होगा? ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी को मैं कहूंगा बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? सर यस सर। जी बेटा। जी बेटा बोले। सर जी बोले। सर फिर आयन बनेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा। एनर्जी एटम रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, एटम ही रिलीज करेगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर एटम को कैसे पता है कि कितनी एनर्जी रिलीज करनी है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि एटम को कैसे पता कि कितनी एनर्जी रिलीज करनी है। देखो बेटे, बात असल में ये होती है कि एटम को कुछ भी नहीं पता। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह के सवाल करते हैं। जैसे कल मैं अभी फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहा था, मैं कल की तुम्हें एक बात बताता हूँ। कल मैं फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहा था, बहुत एटॉमिक थ्योरी उसमें पढ़ा रहा था।
तो उसमें भी स्टूडेंट ने मुझसे एक ऐसे ही सवाल किया कि सर इलेक्ट्रॉन को कैसे पता कि उसको कितनी एनर्जी गेन करनी है। ठीक है, तो सही, आप लोग के ये सवालात वैलिड है, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल देते हैं तो हम आपको वैल्यूज बताते हैं, सब बात को समझाने के लिए हम आपको वैल्यूज बताते हैं। यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज सपोज की हुई है। ठीक है, एग्जैक्ट ये वैल्यूज होती है नहीं होती, आई डोंट नो, यू डोंट नो, किसी को भी नहीं पता। अच्छा चले सर, ठीक है, आपने मान लिया वैल्यूज क्या होती है हमें नहीं पता, आपने बताया हमने मान लिया, लेकिन सवाल सर अभी भी बात वही है कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होती है बकौल आपके। मैं बोलूंगा हाँ, तो सर एटम को कैसे पता कि कितनी रिलीज करनी है? देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको एक मतलब बताऊं, ये जो लफ्ज एफिन होता है ना, एफिनिटी, इसको इसका एक ट्रांसलेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमें ये मिलती है, लव टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। अब बात वही है कि हम प्यार मोहब्बत की बातें करना शुरू हो जाएंगे दास्तानों की, तो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा। भाई देखो, अगर कोई शख्स किसी, वो कहता है ना कि शख्स किसी शख्स से अगर मोहब्बत कर जाए तो उस मोहब्बत के चलते उसको हर बेचारी को हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होता है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट बेटा। देखो, लव एक एक चीज को एक चीज की तरफ अट्रैक्शन है, उस चीज को हासिल करने के लिए उसको कुछ भी करना है। वी डोंट नो कि उसने कितनी एनर्जी रिलीज करनी है, वी जस्ट नो कि उसने एनर्जी रिलीज करनी है। सही है, तो एटम को कैसे पता चलता है कि उसको कितनी एनर्जी रिलीज करनी है? क्योंकि उसको अपने महबूब की ख्वाहिशात का पता है। ये बंगाली बाबा वाले महबूब नहीं है, उसको पता है कि यार ये मेरे पास आएगा तो इसको इतनी एनर्जी, ये इतनी एनर्जी मेरी होगी तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। इट इज सर अबाउट क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या? क्या मालूम एटम स्टेबल जब लगे एटम को कि मैं स्टेबल हो चुका हूँ तो वो एनर्जी लूज करना बंद कर दे, तब तक वो एनर्जी लूज करता है। भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास ही ना, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब एक रिलीज करते करते मान लो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आया जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन खुद आगे बढ़ा कि तूने बहुत सारी कुर्बानियां दे दी, जा मैं तेरी हुई, तो ऐसा करके वो इसके अगर करीब आने लग जाए तो वहां पर रिलीज होना बंद हो जाएगी एनर्जी, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्लियर है बेटा? जी सर, क्लियर है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अ, अब मैं चाहूंगा कि जरा इसके ग्रुप ट्रेंड के ऊपर बात हो जाए, तो मैं फिर से नाम कॉल करता हूँ, मुझे जरा बताइएगा। शारिक। Sir, electron affinity decreases down the group and increases along the group. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यार इसको बल्कि शॉर्ट में लिखो, इतनी लंबी क्या करो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ई ए डिक्रीज हो रही है और ई ए इंक्रीज अलोंग द पीरियड, ऐसा ही कह रहे हो? Yes, sir. अच्छा, किसी को इसमें कोई तजाद या सब एग्री करते हैं? एग्री कर रहे हैं सब इस बात से? यस सर। यस सर। अच्छा सही है, तो फिर मुझे कोई वजह बता दे कि क्यों डिक्रीज और क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि बॉन्डिंग डिक्रीज में बनती है ना। नहीं मतलब वजह कि डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, इंक्रीज क्यों? Sir, due to Atomic increase or radius जब decrease of nuclear charges. सर आपने तो बोला आयनाइजेशन पोटेंशियल जब होती है डाउन द ग्रुप तो वो अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं, तो जब वो बॉन्डिंग बनाएंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फिर बॉन्ड वगैरह बनेंगे। देखो, इसको हम रिलेट कर देते हैं ज्यादातर, जो हमारे पास ये ग्रुप फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उनको एटॉमिक साइज से या न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करते हैं। सही है, तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, सिंपल, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज।
और along the period ये increase होती है due to decrease in size. सिंपल है, बस ऐसे रिलेट कर लो. देखो सिंपल सी बात है, जब साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की चाहत भी तो कमजोर पड़ेगी. और जब साइज आपका छोटा होता है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की चाहत भी तो बढ़ जाएगी. मैं ये चीज कह रहा हूँ. ठीक है. सर ये बेटा सर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है ना, मतलब किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा? कर सकता है लेकिन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को करेगा नहीं. हाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से बाहर निकल जाएगा, अट्रैक्शन का किस्सा तब शुरू होगा. जब तक ये अपने ओके एटम में है इलेक्ट्रॉन, तब तक दूसरे वाले का इतना इफेक्ट नहीं होगा. होगा बट नॉट दैट मच. ओके. अच्छा भाई, अभी तक कोई सवाल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? बेटा कोई सवाल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? नो सर. सर सही. सर एक सवाल था जी बेटा बोलिए. कि सर सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो फिर फ्रेंशियम फ्लोरीन. फ्रेंशियम और फ्लोरीन के बीच होना चाहिए, यही कह रहे हो हसन? जी सर. बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, क्योंकि फ्रेंशियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल लोवेस्ट होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटेस्ट होती है. तो इस वजह से इन दोनों का जो बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा. दैट इज ट्रू 100%. आगे चलूं या इसमें कोई बात है? आवाज कट रही है बेटा आपकी हसन, मुझे आवाज नहीं आई. सर क्लियर है आप आगे. ओके. आईपी और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लाइक आईपी बढ़ेगी तो ई बढ़ेगी? नहीं, आईपी का बढ़ना और ई का बढ़ना, हाँ निस्बत हम कह सकते हैं. ठीक है बुशरा, यू आर राइट किसी हद तक. इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. अच्छा जी, आमना क्या है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन? सर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत जो होती है किसी एटम में. ठीक है, वेरी गुड. द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एटम टू attract shared pair of electron towards itself. किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, ये कहलाती है बेटा रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत. अब ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? मैं चाहूंगा कि कोई अगर इसे एक्सप्लेन कर सकता है तो वो जरूर करे. कोई भी. Sir, electronegativity decreases down the group because नहीं, ट्रेंड नहीं शारिक, ट्रेंड नहीं. ट्रेंड पर तो मैं भी आता हूँ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोई एक्सप्लेन करे.
भाई कोई भी टॉपिक था, ग्रुप सर फ्रेंड से पहले मैं उसे समझा टेंडेंसी रहा था ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई से एक्सप्लेन करे ये चीज, जो जैसे मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा था हर चीज। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। वो तो सही है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है मगर देखो, चलो मेरे ख्याल से शायद एटम में वो पावर, एटम में क्या, दोबारा बोलो दूसरा। एटम की वो पावर जो इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते, और उसकी वो सलाहियत जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सर कहलाती ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें सही, सलाहियत बढ़ जाती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, वेरी गुड। तकरीबन सारी एक्सप्लेनेशंस अपनी जानिब सही थी। अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। भाई ये एक बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बॉन्ड बना है भैया हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच। अब हमें पता है बचपन से कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो शेयर्ड पेयर होता है, ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन के एटम में भी रिवॉल्व करता है प्रॉपरली। ठीक है। और यही शेयर्ड पेयर हाइड्रोजन के एटम में भी प्रॉपरली रिवॉल्व करता है। ठीक है। यानी कि एक मर्तबा मतलब इसने क्लोरीन में रिवॉल्व किया, सेकंड टाइम इसने हाइड्रोजन में रिवॉल्व किया, फिर इसने क्लोरीन में रिवॉल्व किया, फिर इसने हाइड्रोजन में रिवॉल्व किया, यानी कि कंटिन्यूसली ये चीज इसकी चलती रहती है। ठीक है ना। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो शेयर्ड पेयर है, इसको ये जो गोल दायरे का चक्कर है, ये लगाने में टाइम हाइड्रोजन में ज्यादा लगेगा कि क्लोरीन में? क्लोरीन में। क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन में। में। क्लोरीन में टाइम सर ज्यादा लगेगा, क्यों? एटॉमिक साइज बड़ा है। एटॉमिक साइज बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए एक ऐसी कंडीशन बना रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हाइड्रोजन का और क्लोरीन का साइज एक जैसा है, सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है अभी भी वो क्लोरीन में घूमने में टाइम ज्यादा लगा रहा है और हाइड्रोजन में कम लगा रहा है। क्या वजह हो सकती है? सर तो क्लोरीन का उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो अट्रैक्ट ज्यादा देर तक वेरी करेगा, गुड, मतलब वो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही है कि सर अगर आप जो कंडीशन रख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का साइज एक जैसा है, फिर भी टाइम क्लोरीन में शेयर्ड पेयर को ज्यादा लग रहा है, तो सर इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि ये जो क्लोरीन का एटम है, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींच रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है वो एटम में से बाहर निकल के दूसरे में जाने में उसको दुश्वारी हो रही है। बड़ी सिंपल सी बात है सर। ठीक है भाई, बाकी सबको भी ये बात मेरी समझ में आई, ये एक्सप्लेनेशन और ये जवाब? यस सर। Yes, यस sir. सर। सिर्फ तो दोनों मतलब सर स्टूडेंट्स का? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सर ज्यादा अट्रैक्ट प्रोटॉन्स की वजह से कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, और कोई वजह नहीं हो सकती। तो जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट क्यों, जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। देखो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी एटम की सलाहियत जो शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच सके। मैंने ये नहीं लिखा कि जिसका साइज बड़ा हो वो, मैंने लिखा जो अपनी तरफ ज्यादा खींच ले, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर हो रही है बात सबको? जी सर। यस सर। सबको समझ में आ गई भाई? सर जी बेटा। सर यस सर। सर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्डिंग में भी यही होगा। आयोनिक बॉन्ड में तो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है ना एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, तो वहां तो ये किस्सा ही खत्म हो जाता है कि कौन अपनी तरफ ओके खींच सर। रहा है कौन नहीं खींच रहा। ये तो यही होगा कोवेलेंट में, क्योंकि यहाँ पर दोनों में रहना होता है इलेक्ट्रॉन को, वहां पे दोनों का किस्सा नहीं होता, एक में से निकल जाता है दूसरे में चला जाता है, ये चीज है। तो आयनिक बॉन्ड में जो एटम अपने तरफ ले लेता है, यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है भाई, तो
अब आ जाते हैं ग्रुप ट्रेंड्स पर। ग्रुप ट्रेंड की अलग से हेडिंग तो नहीं डालना। चलिए मुझे बताइए भाई, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। सर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, और अलोंग द बिकॉज पीरियड। इंक्रीज इन साइज। अब बिकॉज में किसी और से पूछ लेता, चलो खैर अब तुमने बता दिया तो तुमसे ही लिख लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से, ठीक है। अच्छा अलोंग द पीरियड, along the period increase अलोंग द पीरियड सर अभी तो आपने कहा कि एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा तो वहाँ शेयर्ड पेयर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो फिर ये डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, तो ये एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से थोड़ी होगी। मैं आता हूँ बुशरा, एक मिनट देना मुझे, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ इस बात को, फिर आ रहा हूँ। अलोंग द पीरियड En इंक्रीजेस, ठीक है, और वजह क्या रहेगी? वजह रहेगी ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक atomic साइज। size सही सर बेटा, न्यूक्लियर चार्ज वाला रीजन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बेटा, वो इसके पीछे वजह वही है ना। देखो En इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जो जो रीजन है यहाँ पर वो सारे अप्लाई एप्लीकेबल है। एक चीज को जब दूसरी चीज से रिलेट कर रहे हो तो उसके अंदर भी अगर कोई रीजन है तो वो अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बुशरा, आपका सवाल ये था कि सर अभी आपने कहा कि लार्ज एटॉमिक साइज होगा तो वो शेयर्ड पेयर जो है वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा ही था? जी सर बिल्कुल। हाँ, और अभी आप यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है? जी अच्छा जी देखो बेटा, असल में कंसिडरेशन दो तीन तरह से होती है। जब हम ये कहते हैं ना डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप का मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन ग्रुप। इस ग्रुप की बात हो रही है या इस ग्रुप की बात हो रही है या इस ग्रुप की या इस ग्रुप की, मतलब कोई भी एक ग्रुप, कंसिडरेशन में कोई एक ग्रुप होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं अलोंग दी पीरियड, ठीक है, अलोंग दी पीरियड, तो अलोंग दी पीरियड की कंसिडरेशन में भी बैक वक्त हमारे पास कोई एक ही पीरियड होता है, सारे पीरियड्स कंसीडर नहीं हो रहे होते एक साथ। अब खुद देखो कि जो मैंने एग्जांपल दिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ पर है? हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज है सबसे पहले पीरियड, ठीक है। तो आने का। अब क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन थर्ड पीरियड में है बेटा, साइज बहुत बड़ा है। और दूसरा दूसरा अगर ये देखो तो आ, है भी कितना राइट साइड पर ही है। हाइड्रोजन तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है और क्लोरीन कितने राइट साइड पर है, ये भी तो देखो। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट पर राइट पर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज्यादा राइट पर आ चुके हो, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए हाइड्रोजन के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा इसका एक और फैक्टर ऐसे भी देख लो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं। किसके खींचने की सलाहियत ज्यादा होगी? क्लोरीन के। बस ये चीज है, ठीक है। आगे चलूं? लेकिन सर जब आपने कहा कि दोनों साइज बराबर होंगे एटम के, सही है और तब भी अगर कोई खींच रहा है, मतलब कोई एक तो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बेटा, अगर दोनों एटम का साइज तो बराबर होगा तो उसमें तो ऑब्वियसली फिर अगर अगर हम ये देखें कि दो एटम का साइज तो एक ही सूरत बराबर हो सकता है, 100% अगर बराबर हो रहा है तो वो तो एक ही सूरत हो सकता है कि जब दोनों एटम्स भी एक जैसे ही हो, मतलब H2 हो, दोनों Cl2 एटम हो, में एक O2 एलिमेंट हो। हो, N2 हो, ये हो, ये तो उसी सूरत मुमकिन है, वरना और कोई सूरत तो नहीं है।
सर ठीक है, 1 मिनट बेटे, मैं आ रहा हूँ मोहम्मद आपकी तरफ। तो अब ये जो जी सर। सबका साइज एक जैसा, जब एटम एक जैसे होंगे तो साइज भी एक जैसा होगा। जब साइज एक जैसा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत भी तो एक जैसी ही होगी ना बेटा। ये तो सिर्फ उसी कंडीशन में मुमकिन है। अगर दो अलग अलग एटम है तो उनका साइज तो कभी सेम हो ही नहीं सकता। दो अलग अलग एटम का साइज डेफिनेटली अलग अलग ही होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। ये तो मैंने सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि कहीं आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बिल्कुल भी साइज का ताल्लुक नहीं समझ पाए, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज की वजह से आप ये ना समझे, बल्कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आप ये समझे। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोनों का साइज एक जैसा, थोड़ी देर के लिए मैंने ये कहा। क्लियर है अब? ठीक है ठीक है। जी मोहम्मद, अब बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ कॉपर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.9 है और जिंक और गैलियम की 1.6, ये तो डिक्रीज हो रही है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे इरेगुलरिटी भी तो है ना बेटा। यहाँ पर इरेगुलरिटी है, देखो पीरियोडिक ट्रेंड जो आप पढ़ रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि 118 एलिमेंट्स का पीरियोडिक ट्रेंड एक जैसा है? इम्पॉसिबल है बेटा। 118 अलग अलग रंग नस्ल की चीजों को एक साथ रखना एक अजियत का काम है। तो इनका ट्रेंड तो बनाना फिर बहुत मुश्किल होगा। ये आप जो ट्रेंड पढ़ रहे हो ये मेजोरिटी पढ़ रहे हो, नॉट ऑल। इट इज अबाउट मेजोरिटी, इट इज अबाउट ट्रेंड कैसा होता है। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं ना, वो आज चलता है हमारे पास कि कुछ ट्रेंड बनाते हैं और कुछ ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो वो फर्क भी तो होता है ना। सर जी एफ ब्लॉक एलिमेंट इस ट्रेंड में शामिल होंगे ना? हाँ, ले ले तो सकते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक के अंदर इरेगुलरिटी बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में और भी ज्यादा है। यानी कि ओके। व्हेन वी आर कंसीडरिंग ग्रुप ट्रेंड्स, चाहे वो कोई सा भी हो, तो हम अमूमी तौर पे एस पी और डी की बात कर रहे होते हैं। एफ के अंदर इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से एफ को अमूमी तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता व्हेन वी आर डिस्कसिंग ग्रुप ट्रेंड्स। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है? यस यस सर। सर। अच्छा जी, और कोई सवाल? बेटा और कोई सवाल? क्योंकि अब टाइम हमारे पास इतना नहीं है, तो अगर कोई नो सवाल सर। है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा, अभी भी कुछ ट्रेंड्स बाकी हैं, सारे ट्रेंड्स खत्म नहीं हुए। आज मैंने सिर्फ 4 ही ट्रेंड पढ़ाए हैं आप लोगों को, लेकिन ये 4 ट्रेंड मेरे ख्याल से ऐसे पढ़ा दिए कि अब वो किसी के जहन से नहीं निकलेंगे। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स, ग्रुप ट्रेंड्स वगैरह पढ़े, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आखिर में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ एक आध मजीद हमारे पास ट्रेंड्स बाकी है, बाकी जो ट्रेंड्स हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।